तो दो चीजों पर डिपेंड करता है इंसान, कोई चीज भी, नेचर और नर्चर। तो दुनिया में कोई शख्स परफेक्ट नहीं, हर एक के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो बताएंगे सेल या खुलिया क्या चीज है और कैसे काम करता है? जिंदगी का जो एक यूनिट है, चाहे इंसान हो, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, किसी भी जिंदा चीज का यूनिट जो है वो डीएनए है। मेरा जो स्किन का सेल है और मेरे लिवर का सेल है, अलग अलग काम कैसे करते हैं। जितनी भी इंसान एक्टिविटी करता है, चलना फिरना, पढ़ना फिरना, लड़ना झगड़ा करना, जो भी एक्टिविटी होती है वो होती है सोमेटिक में, और एक्स क्रोमोसोम में फैसला होता है कि ये मर्द है या औरत है। अगर सही तरह से असेंबल हो जाए तो इंसान बन जाता है, दूसरी तरह असेंबल हो जाए तो हैवान बन जाता है। डीएनए, हर सेल के अंदर 3 अरब डीएनए के पार्टिकल होते हैं और मेरे अंदर ट्रिलियंस, अरबों खरबों सेल्स हैं। कि जिस बीमारी से बचना आपको है, अपना लाइफ स्टाइल वैसा कर लें जो उस बीमारी की बात करना पड़ेगा। डीएनए और जीन में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। नेचर को चेंज करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन नर्चर चेंज करना हमारे बस की बात है, और हम उसी को चेंज करके बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। खाना आज पकाते हम लोग हैं, जितना प्रोसेस फूड होगा उतना सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। तंबाकू में हम सब जानते हैं, कंफर्म है, इसमें 1200 केमिकल होते हैं। उन 1200 में से तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे केमिकल हैं जो कैंसर करते हैं, कंफर्म बात। तो वो लोग जो मुस्तकिल अपने मुंह को एक्सपोज कर रहे होते हैं उस केमिकल से, जिसके अंदर म्यूटेशन की सलाहियत होती है या खराबी होती है, उसके अंदर जब म्यूटेशन जो है नेक्स्ट, वो खराब कैंसर सेल बन जाएगा। वो खराब सेल कैंसर सेल है। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है क्वीन रोड वुमेन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल से। हम, आपको पता है, हमारी पिछले दिनों जो सीरीज़ आपने देखी होंगी वीडियोस की, हम ख़वातीन को जो रोज़मर्रा मसाइल दरपेश होते हैं हमल के दौरान, आम जिंदगी में, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के माहिर नाज़ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सिराजुद्दौला सर। डाउ ग्रेजुएट हैं और 1970 में इन्होंने डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उसके बाद 1981 में रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद 1982 में पाकिस्तान वापस आ गए और उसके बाद सर की बहुत सारी खिदमात हैं। डॉक्टर शुबाना, आप इस बारे में कुछ कहेंगी? सर जो है ये सिंध मेडिकल कॉलेज, डाउ मेडिकल कॉलेज, ज़ियाउद्दीन और जाम शोरों में भी प्रोफेसर रह चुके हैं, तो और आजकल मलीर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और हमारी खुशकिस्मती है कि सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर के स्पेशल इंटरेस्ट मेडिकल जेनेटिक्स, कैंसर और इसके अलावा जिस चीज़ दो तीन चीज़ें हैं जिनके खिलाफ सर जहाद कर रहे हैं, जिसमें से एक तंबाकू नोशी और उससे रिलेटेड कुछ डिजीजेस हैं। आज सर से बात करेंगे और आप सब भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उम्मीद है आप लोगों को बहुत सी नई बातें पता चलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का। आपने एक इंट्रोडक्शन कर दिया जिससे जाहिर होता है कि मैं बहुत ही पुराना प्रोफेसर हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। और जैसा आपने कहा, यस, मेरा इंटरेस्ट है मेडिकल जेनेटिक्स। बेसिकली पढ़ाने से मुझे इंटरेस्ट, मैं पढ़ाता हूँ और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है और पढ़ा रहा हूँ, पिछले 45 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। खैर, आज जो आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है बताने के लिए मेडिकल जेनेटिक्स की जनरल बातें आम लोगों के लिए। बिल्कुल, जो आम बातें हैं उनके बारे में कुछ आम कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम चाहते हैं कि आज पता चलें। तो बेसिक से अगर शुरू करें सर, आप प्लीज़ हमें बताएंगे सेल या खुलिया ये क्या चीज़ है और कैसे काम करता है? और हर वो मखलूक जो जिंदा है वो बेसिकली सेल से ही बनी है सर। तो हमें प्लीज़ बताएंगे क्या इकाई है जो जिंदगी की इकाई, जिसको सेल या खुलिया कहा जाता है, क्या चीज़ है? सही है। ये देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ है, हर एक की उसकी होती है यूनिट, होती है यूनिट। जैसे गिनती की यूनिट है 1 2 3 4 10 20 50 100 फिर 1000 वगैरह वगैरह। इसी तरह हर चीज़ की यूनिट है। मैं सेल पर आने से पहले ये बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ बैठे हैं बिल्डिंग में, या सामने एक और बिल्डिंग है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, या कोई भी बिल्डिंग है, इसको आप खोलें, तोड़ें तो क्या निकलेगा? उसमें ईंटें निकलेंगी। ईंटें को तोड़ेंगे आप, ये मैं बिल्कुल आम ज़बान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जब ईंटों को तोड़ेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? रेत निकलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। जब रेत को और क्रश करेंगे तो क्या निकलेगा? उसके अंदर से मेटल निकलेगा। जैसे रेत का ज़्यादातर होता है
कैल्शियम ट्राइसिलिकेट होता है, और तोड़ेंगे किसी में होता है आयरन होता है, किसी में गोल्ड होता है, किसी में कॉपर होता है। तो मुख्तलिफ उसको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं साइंस में। ये उसमें उसको यूनिट निकल आएगी, उसको और तोड़ेंगे तो उसके अंदर से फिर एटम निकल आएगा, और एटम को भी तोड़ेंगे अंदर से और चीज़ें निकल आती हैं। इसी तरह इंसान में, किसी भी जानदार शख्स में या किसी दरख्त में उसको आप खोलेंगे, इंसान को खोलेंगे तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स निकलेंगे, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, दिमाग है, वगैरह वगैरह। आप किसी एक को सेल खोलेंगे, ऑर्गन खोलेंगे, उसके अंदर बेइंतहा लाखों करोड़ों सेल्स निकलेंगे। उसको मान लो सेल बोलते हैं, खोलिया बोलते हैं। हर सेल एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, और जब सेल को खोलेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियस निकलेगा, और जब न्यूक्लियस को खोलेंगे तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स निकलते हैं, फिर डीएनए निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ज़िंदगी का जो एक यूनिट है, किसी भी ज़िंदगी का, चाहे इंसान हो, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी भी जिंदा चीज़ का यूनिट जो है वो डीएनए है। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक केमिकल कह लें, आप कुछ भी कह लें, ये इसके भी 4-5 होते हैं यूनिट, ATGC, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह वगैरह। उस तरह डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल। तो हर सेल के अंदर का डीएनए यूनिट है। डीएनए चाहे इंसान का हो, चाहे चूहे का हो, चाहे बकरी का हो, वायरस का हो, डीएनए होता है। हाँ, इंसान कैसे बन गया और एक बकरी कैसे बन गई या गाय से कैसे बन गई, ये डीएनए का मुख्तलिफ अरेंजमेंट है बेसिकली। जैसे इस बिल्डिंग में अरेंजमेंट हमने किए थे, ऐसी बिल्डिंग बन गई। स्टेट बैंक को बनाया उन्होंने तो उसकी ब्लॉक्स और ईंटें इस तरह रखी कि वो स्टेट बैंक बन गई। अंदर वही है, अंदर उसके वही है कैल्शियम ट्राइसिलिकेट या मैग्नीशियम या आयरन वगैरह वगैरह। जिस तरह इंसान हो, बिल्ली हो, चूहा हो, वायरस हो, उसका डीएनए है। उसके अरेंजमेंट से मुख्तलिफ अल्लाह ताला की मखलूक़ात बनती हैं। मखलूक़ात दुनिया में, कायनात में कहीं भी है, वो बेसिक यूनिट डीएनए है। सर आपका मतलब है कि सर बेसिक यूनिट आप कह रहे हैं कि डीएनए, तो इसका मतलब हमारे जिस्म के जितने निज़ाम हैं वो डीएनए पे बेस करते हैं। मतलब जो सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर दिल, गुर्दे, आंखें जो सब काम कर रही हैं, तो उसका जो बेसिक जो है वो डीएनए है। डीएनए अगर सही तरह से असेंबल हो जाए तो इंसान बन जाता है, दूसरी तरह असेंबल हो जाए तो हैवान बन जाता है। हाँ, वो भी तो है वो। हाँ, इंसान के अंदर कैसे काम करता है वो? तो डीएनए जो है, ये जैसे मैंने बताया कि ये एक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। काम क्या है इसका? डीएनए दो ही काम, सिर्फ दो काम है। जी सर। एक काम है मल्टीप्लिकेशन। ओके। किसी भी जानदार चीज़ की जो डेफिनेशन है वो ये कि इट कैन मल्टीप्लाई। एक बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई, वायरस कैन मल्टीप्लाई, कुत्ता, बिल्ली, इंसान दे कैन मल्टीप्लाई। हम डीएनए की लाइफ एक काम है टू मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन हम मेडिकल टर्म में। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, कि उसके अंदर जो मैसेजेस हैं वो कैरी करता है। अब हम आप आ रहे हैं, डीएनए का मेन फंक्शन जो है वो ये है कि मैसेजेस लेके चलता है वो। मिसाल के तौर पर मेरे अंदर मैसेज आए हैं, आधा मेरी अम्मा से, आधा मेरे वालिद साहब से। ये जो मैसेजेस आते हैं किस तरह आते हैं? डीएनए के जरिए आते हैं। तो डीएनए कितने होते हैं? आप फौरन सवाल ही आएगा। तो डीएनए हर सेल के अंदर 3 अरब डीएनए के पार्टिकल होते हैं। 1.5 अरब आते हैं अब्बा से और 1.5 अरब आते हैं अम्मा से। ये कंफर्म हो गया है 2004 में, जब दुनिया में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, जो शुरू हुआ था 1994 वगैरह में। कोई 10-12 साल लगे थे उसको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जाके मालूम हो गया, कंफर्म हो गया है कि 1.5 अरब डीएनए आता है अब्बा से, 1.5 अरब अम्मा से, मिल के बनता है 3 अरब। और मेरे हर खुलिये में 3 अरब डीएनए होते हैं तकरीबन, हर खुलिये में। और मेरे अंदर ट्रिलियंस, अरबों खरबों सेल्स हैं। मेरे अंदर, मेरे हर जिस्म के अंदर 20-25 ऑर्गन हैं। लिवर मैंने शुरू किया था, जैसे लिवर, किडनी, स्प्लीन, स्किन, हमारी ब्रेन, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हर ऑर्गन के अंदर करोड़ों अरबों सेल्स हैं। हर सेल के अंदर 3 अरब डीएनए हैं। और उन 3 अरब डीएनए में, डीएनए के अरेंजमेंट के हिसाब से मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस थोड़ा सा आगे पीछे होने से हमारी आपकी शक्ल चेंज हो जाती है। और सोचिए ना आप, 3 अरब पॉइंट्स को
ज़रा सा भी चेंज हुआ तो चेंज हो जाता है। इसीलिए दुनिया में कोई भी दो शख्स एक जैसे नज़र नहीं आते हैं, इसलिए कि खेल हो रहा है ये 3 अरब का, 3 अरब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का। ये ज़रा सा आगे पीछे होने से, और जाहिर बात है 3 अरब को आप कितने ही मिलाने की कोशिश करें, एक जैसा होने का बहुत चांस कम है। इसीलिए हम सब की शक्लें, आवाज़, अपीयरेंस, आदतें फ़र्क होती हैं। मासवा जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन के अंदर मैसेज तो सेम होता है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं चलते चलते बता दूँ कि सारी एक्शन, सारी बातें इंसान के अंदर 2 चीज़ पर डिपेंड करती है। एक होती है नेचर जो अब्बा अम्मा से आया, और एक होती है नर्चर जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट। तो अगर मेरे एक ट्विन भाई को फ़र्ज़ किया, मैं कराची में रह रहा हूँ, वो रह रहा हो स्पेन में, तो लॉजिकली वो स्पेन ज़बान सीखेगा, वो वहाँ के हालात के तहत उसकी एक्शन डिफरेंट हो जाएगी। शक्ल मेरी ऐसी होगी, लेकिन उसका अपीयरेंस, उसका एक्टिविटी, उसकी आदत मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है इंसान, कोई चीज़ भी, नेचर और नर्चर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नेचर तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो अब्बा अम्मा ने आया मुझे दिया। नर्चर हम चेंज करके अपने ज़िंदगी की बीमारियों या ज़िंदगी की एक्टिविटी को हालात के तहत सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है, ये मशहूर कहावत है कि जिस बीमारी से बचना आपको है, अपना लाइफ स्टाइल वैसा कर लें जो उस बीमारी के बाद करना पड़ेगा। डायबिटीज़ के बाद शक्कर बंद करनी पड़ेगी आपको, जाहिर बात है। तो अगर अभी से शक्कर बंद कर दें मिसाल के तौर पर, तो आपको डायबिटीज़ होने का चांस कम हो जाएगा। ये नर्चर चेंज किया मैंने, नेचर चेंज नहीं किया मैंने। नेचर आया, जैसे मेरे चचा और मेरे मामू दोनों को डायबिटीज़ थी, मेरे ख़ानदान में जीन के अंदर डायबिटीज़ की, शुगर की जीन आई हुई है। लेकिन हम चूँकि पैथोलॉजिस्ट हैं, हम समझते हैं थोड़ा बहुत, तो हमने क्या किया, पिछले 40 साल से शक्कर इस्तेमाल बंद कर दिया, जो कि बाद में करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे शुगर अभी तक नहीं हुई। तो नेचर और नेचर का सारा खेल है। सर, नाजरीन की तरफ से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। सर, आपने अभी एक बात की कि सेल की बात की ना, तो सर ये जानना चाहेंगे कि जो सेल और ये जीन, इन दोनों, मतलब ये दोनों, डीएनए की अभी आपने बात की ना, तो डीएनए और जीन में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही चीज़ें हैं? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जीन की बातें बिल्कुल सही अब सवाल है। ये उसको आ रहा था मैं भी कि सेल के अंदर हमने ये तय कर लिया, कन्फर्म हो गई ये 2004 में कि 3 अरब डीएनए होते हैं। डीएनए तो बहुत छोटी पार्टिकल चीज़ है, 5 एलिमेंट के ज़रिए ये डीएनए बनता है। डीएनए के अरेंजमेंट से एक मैसेज बनता है, उस मैसेज को जीन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन का जीन जो है, उसके अंदर 52 पेयर्स ऑफ होते हैं, इसके तकरीबन 52 डीएनए के। सबसे बड़ा छोटा जीन है वो। ग्रोथ हार्मोन के हैं 28,000 डीएनए मिल आते हैं मैसेज। तो हर मैसेज का, मेरे आँखों का रंग, मेरे स्किन का रंग, मेरी आवाज़, ये सब डीएनए के ज़रिए मैसेज आया हुआ है मेरे अंदर। मेरी आवाज़ अब्बा से मिलती है, तो अब्बा के अंदर जीन था, वो मुझे ट्रांसफ़र हो गया मेरे अंदर। तो ये जीन कलेक्शन ऑफ डीएनए है जो 52, 50, 100 के अलावा हज़ारों हो सकता है। जैसे मैंने कहा 28,000 डीएनए मिल के बनाता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये इनका कलेक्शन उसको बोलते हैं जीन। जीन का मतलब होता है मैसेज फॉर समथिंग, कोई एक चीज़ होती है, या किसी बीमारी का मिसाल के तौर पर। तो ये कहते हैं कि फलां के अंदर जीन है एक बीमारी की, किसी बीमारी की, बीमारियाँ बहुत हैं दुनिया में, मतलब वो कि वो जीन जो उस काम के लिए मुकर्रर थी, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है। जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक बीमारी है, चलती है, मोरेसी चलती है, उसमें नॉर्मल शक्ल फ़र्ज कर लें ऐसी है, फ़र्ज कर लें, अब इसमें ये कोना टूट गया, ये अबनॉर्मल हो गया, ये अबनॉर्मल जीन बीमारी कर देगी। तो जीन, नॉर्मल जीन में कहीं पर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, डीएनए थोड़ा बहुत चेंज हो गया या टूट गया या शक्ल चेंज हो गई, तो वो बीमारी हो जाती है। सर, ये जो कहते हैं डोमिनेंट और ये हाँ, ये क्या, ये भी बड़ा, हाँ बिल्कुल, हो गया तो हो गया, किसी में आ गया, किसी में नहीं आया, वो यूँ है, वो यूँ है। डीएनए जो है सर, वो जो मैसेज ले जा रहा है वो जीन है, वो जीन और है। वो मैसेज ठीक चला जाए तो ठीक है, हाँ। खराब हो जाए तो मसला वो है। बीमारी आ गई। इतनी सी चेंजेस की वजह से ज़रा आपका चेंज कर। इससे मिसाल मैं ये देता हूँ, जो बड़ा क्रूड मिसाल है, हम हर घर में कोई ना कोई पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, कोई शादी होती है, कोई मेहमान आते हैं 100, 200, 1000, और पार्टी के बाद हम बैठते हैं कि अच्छा भाई
क्या हुआ आज पार्टी कैसे रही, तो कोई बोलता है कि अरे आज फलां मामू नाराज होकर चले गए, आज फलां चाचा फलां दोस्त नहीं आया नाराज था वो वगैरह वगैरह। तो कोई पार्टी हो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट निकलते ही निकलता है हर पार्टी में। बिल्कुल ये छोटी पार्टी भी, ये 3 बिलियन की पार्टी है। 3 बिलियन डीएनए का मिलाप हो रहा है, 1.5 बिलियन अब्बा से 1.5 बिलियन अम्मा से, उसका मिलाप हो रहा है। इसमें कोई ना कोई नुक्स तो होना ही होना है, नाराज हो गई। मुमकिन ही नहीं है। कोई दुनिया में कोई शख्स परफेक्ट नहीं है, हर एक के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। हाँ, इस डिफेक्ट को समझना, इसका इलाज करना या इसके बदले में कुछ करना। जैसे मिसाल तो पर चश्मा पहना हुआ मैंने, आज से 50 साल पहले मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर आंखें ख़राब हो रही हैं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और चश्मा पहन लिया। तो यानी कि जो कमी थी मेरे जीन में, देखने की जीन में और मेरे आँखों की मसल्स के जीन में, वो सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मैं फोकस नहीं कर पाता था। तो मेरे उस मसल की, आँख की जो मसल होती हैं छोटी छोटी, उनको कवर करने के लिए चश्मा पहन लिया मैंने। तो पिछले 60 साल से मैं नॉर्मल हूँ। अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करता ये बात, कहते नहीं कहते मैं ठीक हूँ, अब तक मैं अंधा हो चुका हूँ। मतलब है कि क्या नाम है, इसका बचाव कुछ हद तक, किसी बीमारियों का बचाव भी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, बशर्ते मालूम हो जाए। मालूम हो जाए। हाँ, मिसाल पर इस बिल्डिंग के कोने में पानी गिर रहा हो बहुत, तो वो कॉलम गिर जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। हमने उसे समझ लिया, उसको हमने रिपेयर कर दिया, बिल्डिंग नहीं गिरेगी। इसी तरह कोई जीन कमज़ोर अगर है और जीन में कोई कमी है, तो जैसे डायबिटीज़ है, इसमें इंसुलिन नहीं बनता या ख़राब बनता है, तो उस इंसुलिन के बदले में हम इंसुलिन लेना शुरू कर दें, डायबिटीज़ नहीं होगी। तो जो कमी है या जो ख़राबी है उसको हम इलाज भी कर सकते हैं। अब तो जीन थेरेपी भी आ गई हैं, अब तो जेनेटिक ट्रीटमेंट भी आ गई है, जीन इंजीनियरिंग भी आ गई है, डीएनए इंजीनियरिंग भी आ गई, आगे पीछे कर लेते हैं उसको। जैसे इंसुलिन आर्टिफिशियली बना लिया, जो हम लोग इंसुलिन लगाते हैं ये एक्चुअली आर्टिफिशियली बनाई हुई है इंसुलिन, और ये लेबोरेटरी में बनती है, वो इंजेक्शन देते हैं हमें। ये जब बनी थी तो हीमोलिन, वो इंसानी जीन इंसुलिन, उससे पहले बीफ की, गाय की इंसुलिन इस्तेमाल होती थी, उससे पहले पोर्क की होती थी इस्तेमाल। वो 2-3 महीने के बाद बेकार हो जाती थी, चूँकि वो मेरी नहीं थी, वो इंसान की नहीं थी। जब इंसुलिन बन गई ह्यूमन की, उसका नाम है ह्यूमिलिन, तो वो सही चल रही है हमारी। तो सर जैसे आपने कहा था कि एक तो नेचर है ना, नेचर वाला तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो नर्चर की जो आपने बात की थी, उसको हम किसी हद तक कर सकते हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये सारा जो है खेल वो डीएनए का है, और डीएनए है कितने, 3 बिलियन डीएनए पार्टिकल्स हैं हर सेल के अंदर, हर सेल के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरा जो स्किन का सेल है और मेरे लिवर का सेल है, अलग अलग काम कैसे करते हैं, अलग अलग काम कैसे करते हैं। तो अब शुरू करते हैं, वापस आते हैं हमें ज़ायगोट से। 1.5 बिलियन डीएनए आया स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में, और 1.5 बिलियन आया ओवम में, दोनों मिलके एक बन गया सेल, उसको बोलते हैं ज़ायगोट। ज़ायगोट के अंदर, ज़ायगोट से लाइफ शुरू होती है और ज़ायगोट डिवाइड होना शुरू होता है। 1 से 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8 सेल तक, उसको बोलते हैं हम टोटिपोटेंशियल। उसके अंदर सारे डीएनए डिट्टो सेम आगे शिफ्ट होते गए। 8 के बाद फैसला होता है कि भाई अब बच्चा बनाना है हमने, तो आगे हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इंग्लिश का वर्ड है डिफरेंशिएट, कि अब हमने आगे क्या बनाना। अभी तक तो वो टोटिपोटेंशियल था, यानी कि एम्ब्रियो जो होता है 8 सेल लेवल तक, 8 के अंदर फुल कैपेसिटी होती है एक बच्चा बनाने का। उसके बाद डिफरेंशिएशन होती है। पहला फैसला ये होता है कि आधा बनाएगा एम्ब्रियोब्लास्ट और आधा बनाएगा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जाकर बनाता है प्लेसेंटा, क्योंकि अब जल्दी से जल्द माँ से न्यूट्रिशन लेनी है मैंने, इसलिए कि ज़ायगोट की जो न्यूट्रिशन का जो पैकेज था, जो उसका रॉ मटेरियल लेके चला था, अब ख़त्म हो रहा है। वो एक के अंदर, एक का साइज़ स्पर्म से कोई 20-25 हज़ार गुना बड़ा होता है। वो इसलिए बड़ा होता है कि उसके अंदर रॉ मटेरियल होता है अगले 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मेरे ख्याल में 4 या 5 दिन के लिए। तो उसके बाद फैसला करना होता है। अब जल्दी जल्दी भाई, वहाँ तो हंगामा हुआ होता है। सोचिए आप क्या हंगामा होगा कि जल्दी फैसला करो भाई किस सेल ने क्या बनाना है। तो पहला फैसला होता है कि आधे बन जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो माँ से कोरियोनिक विलाई बना करके माँ से न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन ये समझने की कोशिश करें, एवरी डिवीजन में सारी बातें आगे जाती हैं, रुकती नहीं है। यानी कि आधा तुम ले जाए, आधा हम ले जाए,
बंटवारा होता है, जब बंटवारा सेल के डिवीजन पे बंटवारा पूरा पूरा जाता है, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो प्लेसेंटा बना रहे हैं कोरियोनिवेलाई, उसका भी मैसेजेस गया और पूरी बॉडी बनेगी दूसरे आधे से का काम जो है इसको बोलते हैं हमें एम्ब्रियोब्लास्ट, वो भी गया, लेकिन एम्ब्रियो बनाने का काम वहाँ रोक दिया गया, उसको लॉक कर दिया गया। तो सिर्फ वही काम होगा जो बनाना उस ट्रोफोब्लास्ट। आधा गया एम्ब्रियोब्लास्ट, जिसने बनाना है अब बच्चा बनाना है, राइट सर। हाँ, लेकिन उसके अंदर प्लेसेंटा वाला काम लॉक कर दिया गया। वो प्लेसेंटा नहीं बनाएगा, वो बनाएगा सिर्फ एम्ब्रियो बनाएगा। वो आगे बढ़ा, उसके अंदर अगले स्टेप फैसला होता है कि भाई एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनाओ, तीनों पर अलग बनाएंगे। सब जानते हैं भाई कितना बच्चा कैसे बनता है। हर स्टेप पर जो होती है डिफरेंशिएशन, तो जो काम होता है वो लिफाफा खुला होता है, वो डीएनए, वो जीन खुली होती है, बाकी लॉक कर दी जाती है। मैं बड़ा क्रूड बता रहा हूँ, लॉक कर दी जाती है या उसको डोमिनेट कर दिया जाता है। हर काम के लिए दो जीनें आती हैं, एक अब्बा से एक अम्मा से। अब आपके सवाल है डोमिनेंट हो उसका, कुछ जीन ऐसी होती हैं जिसने शो होना ही होना है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और कुछ जीन ऐसी होती हैं कि जब दो होंगे तब शो होगा। तो अगर अब्बा अम्मा से एक जीन, एक बीमारी या कोई चीज़ आ गई जीन, तो वो शो हो जाएगा। और अगर एक आया रिसेसिव, एक आया डोमिनेंट, तो डोमिनेंट शो होगा और रिसेसिव शो नहीं होगी। जैसे मिसाल तौर पर मेरी शक्ल में कहते हैं कि मेरी नाना से मिलती है, तो नाना का वो जीन शक्ल का अम्मा को गया, अम्मा फीमेल थी, वो तो शो नहीं हुआ, लेकिन जब मेरे अंदर आया वो शो हो गया। तो नेक्स्ट जनरेशन मेरी शक्ल मेरी नाना से मिलती जुलती कहते हैं। तो कोई भी मैसेजेस दो टाइप के होते हैं, एक फॉरन शो हो जाए या अपना पार्टनर ढूंढता है। जैसे थैलासीमिया है, थैलासीमिया रेसेसिव डिजीज कहते हैं, रेसेसिव, ये माँ बाप दोनों से आएगा तो बीमारी होगी, अगर किसी एक से आएगा तो बीमारी नहीं होगी, तो वो रेसेसिव है ये। लेकिन कुछ बीमारी होती हैं डोमिनेंट, अगर अब्बा से आ जाए या अम्मा से आ जाए वो हर हाल में शो हो जाएगी। एक जीन भी काफी, बात जीनें होती हैं, जैसे ब्लड ग्रुप जो होता है ABO, ये डोमिनेंट जीन होती है, और बल्कि को डोमिनेंट होती है। अगर मैं B पॉजिटिव हूँ तो मेरा B शो हो रहा है, लेकिन मेरे कुछ भाई बहन AB पॉजिटिव हैं, तो मेरा वालिद A थे, अम्मा B थी, तो दोनों जीन आ गया, दोनों शो होगा। कुछ जीन होती हैं को डोमिनेंट, वो शो नहीं होना है, ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर जीन दुनिया में रिसेसिव हैं, ज़्यादातर, अल्लाह का शुक्र है ये। अगर डोमिनेंट होते तो बड़ा बड़ा हंगामा हो जाता। अब सोचें जिस खानदान में मियाँ बीवी दोनों डोमिनेंट हो, कितना झगड़ा होगा। तो या मियाँ या बीवी डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव हो, तो सुकून रहता है घर में। हाँ, दोनों रिसेसिव हो तो घर चलते ही नहीं आगे। किसी न किसी ने एक्शन फैसला करना होता है। मैं तो क्रूड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये जीन दो टाइप के होते हैं, जैसे बताया, डोमिनेंट, रिसेसिव। बड़ी सी बात से बात निकलती आती है, लेकिन कंसेप्चुअली सोचें आप कि हर काम का मैसेज दो आता है, एक अब्बा से एक अम्मा से। अगर वो एग्रेसिव है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट हो गया, और रिसेसिव हो गया। वरना इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ताकि समझ में बहुत अच्छे से आपका आ गया कि डीएनए और आपने जीन की बात की। तो सर फिर ये क्रोमोसोम जो है वो डीएनए मिल करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये बीच में एक स्टेप बताना रह गया मुझसे, भूल गया मैं। जब भी किसी सेल को खोलते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं, एक टेस्ट का नाम है कैरियोटाइपिंग, तो इंसान के अंदर 23 पेयर निकलते हैं, एक खास स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये और उसके अंदर होता है डीएनए। डीएनए जो होता है, बहुत सारे डीएनए मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो है हर स्पीशीज़ में दुनिया में अलग अलग है। मिसाल तो इंसान के अंदर हैं 46 हैं, चिंपैंजी में 48 हैं, हाथी में कहते हैं 62 हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज़ में दुनिया में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है, लेकिन ये हैं डिविजिबल, मतलब 62 या 60 या 48 या 46, चूँकि आधा उधर से आधा उधर आ रहा है। 23 क्रोमोसोम मुझे अब अब्बा से आते हैं, 23 अम्मा से आते हैं। और हर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए हैं वो 1.5 अरब हैं। इधर से 1.5 अरब यहाँ से मिल के बन गया एक जो डीएनए जो मिला के जीन बनाते डीएनए यूनिट है, यूनिट जैसे यूनिट है, वो जीन बनाते हैं। और जीन्स का जो है वो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम है, और उससे न्यूक्लियस, तो और न्यूक्लियस से खुलिया से इंसान या क्रोमोसोम ये। और जब ये सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब एक बार और मुस्तकिल डिवाइड हो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अभी
मेरे मुंह के अंदर कोई डैमेज हो रही है या जबान कट रही है या ऐसे कुछ आ रहा है, वहाँ पर जहाँ भी कोई डैमेज होता है फौरन सेल रिपेयर होकर सही कर लेता है वो। जब भी सेल रिपेयर होता है तो वहाँ का डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। मैं दो काम बताया ना, डीएनए का रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, मैसेज लेके जाना। तो जब भी मैसेज वो डिवाइड होता है तो दो इक्वल में डिवाइड होता है प्रॉपरली। जब भी डिवाइड होता है तो 1.5 अरब को काम आसान करने के लिए नेचर ने ये किया है, 3 अरब को 1.5 करने के लिए, आसान करने के लिए। ये भी एक कमाल है अल्लाह ताला कि मैसेज जाता है कि सब अब डिवाइड होने वाले हैं, सब लाइन में आ जाओ, सब सिस्टम में आ जाओ, वरना कहीं ऐसे बिखर ना जाओ कहीं। तो वो सब एक लाइन में आ जाते हैं, फिर डिवाइड होते हैं। तो वो जिस लाइन में आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, उस तरीके से उन क्रोमोसोम को नंबर दिया गया है 1 से लेकर 23 तक। 22 क्रोमोसोम पहले से लेकर के 22 तक उनका काम है, जो इंसान अपनी ज़िंदगी भर काम करता है, पैदा होने से लेकर मरने तक, उसको बोलते हैं सोमेटिक जीन, सोमेटिक क्रोमोसोम, जो सारा काम, बात करना हम कर रहे हैं, सारा काम। और एक जीन रखा है, एक क्रोमोसोम रखा है उन्होंने, अल्लाह ताला ने नाम उसका है, नाम है सेक्स क्रोमोसोम, जो फैसला करता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, उसको सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन उसके अंदर भी बेइंतहा डीएनए होते हैं, जैसे एक्स क्रोमोसोम के अंदर बेइंतहा डीएनए होते हैं, और उसके वजह से उसकी आगे ट्रांसमिशन के पैटर्न से डिजीजेज बनती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हीमोफीलिया का जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक खातून में 2 एक्स होते हैं, और उसकी जो है एक भी अगर नॉर्मल है, एक एबनॉर्मल है, तो बीमारी नहीं होगी, इसलिए कि ये रिसेसिव डिजीज है, ये डोमिनेंट नहीं है। अगर एक भी नॉर्मल है तो बीमारी नहीं होगी। लेकिन उस खातून ने अपने अगर बेटे को दे दिया वो वाला एबनॉर्मल, उसके अंदर एक ही एक्स है, दूसरा वाई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए नहीं है, तो उसकी बीमारी हो जाएगी। तो माँ कैरियर होती है, बेटा बीमार होता है, उसकी बेटी कैरियर हो जाती है, वो अगली जनरेशन देगी। ये एक एग्जाम्पल है एक्स क्रोमोसोम, जो 23वां क्रोमोसोम। तो 22 होते हैं सोमेटिक, जिसमें सारी जो पैदा होने से लेकर मरने तक जितनी भी इंसान एक्टिविटी करता है, चलना फिरना, पढ़ना, घूमना, लड़ना झगड़ा करना जो भी एक्टिविटी होती है वो होती है सोमेटिक में, और एक्स क्रोमोसोम में फैसला होता है कि ये मर्द है या औरत है। बहुत ही आपने सर एक बहुत बड़ा टॉपिक, और मेरा ख्याल है समंदर है नॉलेज का, जितना हम बात करते जाएंगे उतनी बात निकलती जाएगी। आपने बहुत जामे तरीके से हमें आम लोगों के लिए बताया कि क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या हैं, सेल्स क्या हैं, और उनसे इंसान कैसे बनते हैं और काम कैसे होता है। एक चीज़ और जो आज के उससे मुझे लगा ज़रूरी है, डॉक्टर शबाना भी कहेंगी, आप भी, नेचर को चेंज करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन नर्चर चेंज करना हमारे बस की बात है, और हम उसी को चेंज करके बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। राइट, सही बात है। जो नर्चर है एनवायरनमेंट, मिसाल के तौर पर गिलगित का, स्कर्दू का नर्चर बहुत अच्छा है, साफ सुथरा माहौल है, इसीलिए वहाँ पे बीमारियाँ कम होती हैं, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। और जिस एरिया में गंदगी ज़्यादा है, धुआं है, बहुत है, और तो वहाँ पर एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, तो वही फैमिली का बंदा, एक बंदा यहाँ रह रहा हो, कि वहाँ रह रहा हो, दोनों की परफॉर्मेंस लाइफ में अलग होगी। तो सर इसका मतलब है कि बचाव किसी हद तक मुमकिन है, तो कौन से सर ऐसे कोई बेसिक कोई रूल्स हो, कुछ ऐसा हो कि ये हम कर लें तो कुछ हद तक हम बच सकते हैं? हाँ, जितने नेचर करीब हो उतना अच्छा है। ये बेसिक आंसर्स क्या है, जितना मिसाल के तौर पर मशहूर कहावत है कि खाना पकाते हम लोग हैं, जितना प्रोसेस फूड होगा, प्रोसेस फूड मतलब आपने उसको ऑल्टर कर दिया, उतना सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। जितना बेसिक अनप्रोसेस है उतना अच्छा है। मिसाल के तौर पर जो लोग होते हैं कम से कम पकी खाना खाते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, कम भूनते हैं, जितना भूनते हैं आप हैं उतना प्रोसेस कर रहे हैं। ये तो फिर भी कम प्रोसेसिंग हुआ। बाज़ फैक्ट्री में जो खाना बनता है और पैकेट में पैके हुआ आता है, उसके अंदर केमिकल डालते हैं ताकि सड़ ना जाए, ख़राब ना जाए, उसको और प्रोसेस हो गया वो और ख़राब काम है। तो जितना खाने को एक खाना हुआ, 2 तरीका है ना, खाना या पीना, और एनवायरनमेंट जो मिस्किन में हवा लग रही है। तो खाने को अगर हम सही कर लें, नेचर से करीब ले आएँ, कम से कम पकाएं, कम से कम करें। प्रोसेस, वर्ड प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस फूड इज़ ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ।
लेस प्रोसेस इज़ बेटर फॉर हेल्थ। और ये खाना हुआ, पीने पानी सिंपल पानी पिए, साफ़ सुथरा पानी, जितना उसमें मिलावट होगा उतना काम खराब होगा। हवा जितनी सिंपल क्लीन एयर होगी, फ्रेश एयर होगी, उतना अच्छा रहेगा। हवा में मिलावट होगी उतना ज़्यादा सेहत को खराबी होगी। बात करते हैं, इसको भी थोड़ा सा अगर आप बताएं। हाँ, जैसे तम्बाकू में हम सब जानते हैं, कोई कंफर्म है इसमें कि 1200 केमिकल होते हैं। उन 1200 में से तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे केमिकल हैं जो कैंसर करते हैं, कंफर्म बात है। तो वो स्लो डोज में चला जा रहा है तम्बाकू, किसी भी शेप में हो। सिगरेट की शेप में उसको बोलते हैं स्मोक वाला तम्बाकू, या फिर पान में, छालिया में, गुटखा में, बगैर स्मोक वाला तम्बाकू, नस्वार में। तम्बाकू है। तो तम्बाकू स्लो डोज में जाता रहता है, करता है कंडीशंस को बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन मतलब पहला स्टेप है चेंज इन डीएनए। म्यूटेशन की डेफिनेशन है परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन डीएनए अरेंजमेंट। मिसाल तो मैं एक फर्ज किया, मैं डीएनए हूँ, मेरी अरेंजमेंट है, ये सर है, ये गर्दन है, ये हाथ पाँव। म्यूटेशन मतलब हुआ कि ये हाथ में काट दिया, ये म्यूटेशन हो गई। ये म्यूटेशन वाला जो है डीएनए अबनॉर्मल है। वो अबनॉर्मल डीएनए जब अगले सेल के लिए डिवाइड होगा तो फिर अबनॉर्मल बनेगा, अबनॉर्मल, उससे अगले में फिर अबनॉर्मल होगा, फिर अबनॉर्मल होगा। तो जिसके जब जो शख्स बार बार तम्बाकू या गुटखा खा रहा हो, उसके अंदर केमिकल मुंह भरा हुआ है, उसके अंदर वो केमिकल है म्यूटिजन, जो म्यूटेशन करता है। तो जब भी सेल के अंदर डिवीजन होगी, हमारे जिसमें सेल मुस्तकिल डिवाइड कर रहे हैं कोई ना कोई, खासकर उस एरिया में जहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मेरे मुंह में इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जाहिर बात है, मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो वो लोग जो मुस्तकिल अपने मुंह को एक्सपोज कर रहे होते हैं उस केमिकल से, जिसके अंदर म्यूटेशन की सलाहियत होती है या ख़राबी होती है, उसके अंदर जब म्यूटेशन जो है नेक्स्ट, वो ख़राब कैंसर सेल बन जाएगा। वो ख़राब सेल कैंसर सेल है। कैंसर क्या है बेसिकली? ये सेल ऐसा सेल है जो अबनॉर्मल सेल है, और वो उसके अंदर ये सलाहियत ख़त्म हो गई कि वो रिपेयर के बाद रुक जाए। मिसाल तौर पर हाथ कट करता है तो वहाँ पर रिपेयर होती है, और रिपेयर के बाद हाथ ज़ख्म भर जाता है, लेकिन वो रिपेयर का काम चलता रहे मुस्तकिल, रुके नहीं। वो ट्यूमर कैंसर है। तो मुंह के अंदर भी होता है कि वो रिपेयर जो हो रही है मुस्तकिल, वो रिपेयर होती रहती है, तो वहाँ पर रह के छोटा सा ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर फिर बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर के फिर गर्दन में आ जाता है, गुदूदू में आ जाता है, कैंसर बन जाता है। तो तम्बाकू के अंदर ये केमिकल कन्फर्म बात है जो कैंसर कर सकता है। कार्सिनोजेनिस बोलते हैं उसको। ये बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, रबर इंडस्ट्रीज में फ्यूम होते हैं, वहाँ ब्लैडर कैंसर होता है। हाइड्रोकार्बन जो रोड पे डामर लगा रहा होता है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो कैंसर करता है। जितना आप खाने को भूनते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन बनता है, जितना आप बार बार भूनेंगे खाने को, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन बन रहा होता है, वो कैंसर कर सकता है। तो इसीलिए देखा ये गया है कि जो लोग बहुत ही भुना हुआ खाना, बहुत ही मज़े में ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, जितना भूनते हैं खाना मज़ेदार हो जाता है। कबाब है या बारबेक्यू है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होता है। तो ये देखा ये गया है कि जो लोग बहुत ही भून के, बहुत ही प्रोसेस खाना खाते हैं, उनके अंदर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये तो हुआ एनवायरनमेंट का। लेकिन जिनके अंदर जीन एबनॉर्मल आ रही है, वो नेचर का कैंसर है। तो बेहतरीन जिंदगी का राज सादगी में है। सादगी, हाँ, राइट सर? हाँ। सादा खुराक, सादा रहन सहन, सादा हवा, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी बेहतर बना बिल्कुल। और अब तो खैर बात अब इतनी आगे आ गई है, जब से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कामयाब हुआ है, हमें किसी चीज़ें मालूम हो गई हैं। अब आप अपने डीएनए की एबनॉर्मलिटी को पता कर सकते हैं टेस्ट के ज़रिए, और उसको बोलते हैं जीनोम मैपिंग। कुछ कैंसर चलते हैं, ख़ानदान में चलते हैं, राइट। उसको बोलते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर फैमिली, कोलोन कैंसर फैमिली, ओवरी कैंसर फैमिली, स्किन कैंसर फैमिली नहीं चलती। मतलब ये कि उनके जीन में वो एबनॉर्मलिटी आ रही है तो कैंसर करेगी वो। इसका काफ़ी हद तक दावा कर लिया गया है, लेकिन जाहिर बात खर्चा इसमें होता है। मिसाल देते हैं, बेस्ट एग्जांपल है उसका है जो खातून एक्ट्रेस है एंजेलिना जूली, उसके बारे में सब ये सब जानते हैं, और छिपाती भी नहीं जाहिर बात वो कि उसकी माँ को, उसकी खाला को कैंसर था ब्रेस्ट का। उसने अपना ये टेस्ट कराया, तो टेस्ट के बाद मालूम हो गया कि उसके अंदर 87% चांस है कि कैंसर हो जाएगा फलां उम्र तक।
उसने दोनों ब्रेस्ट निकलवा दिए। नारायण बांस ने बांसुरी में उस कैंसर का चांस बच गया उसको। फिर उसको मालूम हुआ कि नहीं ओवरी का खतरा भी है, तो उसने ओवरी भी निकलवा दी। तो ये मुमकिन है चीज़ कि अगर आप अबनॉर्मल जीन है तो उसका रिपेयर तो मुश्किल है। तो जो बीमारी करने जा रहा है, फर्स्ट क्या वो बीमारी मेरी उंगली होने वाली, मैं उंगली कटवा दूंगा, वो बीमारी नहीं होगी। मैं ये क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो ये बात आ गई है आस्ते आस्ते कि अबनॉर्मल जीन की तशखीस हो जाती है और उसको बचने के लिए वो ऑर्गन को अगर आप ट्रीट कर लें या कुछ कर लें उससे आप बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें बहुत ज़बरदस्त बातें बताई और मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला होगा। सेल, क्रोमोसोम, जीन्स, बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं जो आज एड्रेस हो गई। हाँ, इसमें बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये जाहिर बात है, नज़र नहीं आ रहा ना। हम इमेजिन करके या बड़े बड़े सेंसिटिव मशीन पे उसको टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। इसको हम इमेजिन करके बातें कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सवालात बहुत निकलेंगे और जितने सवालात होंगे उसको आंसर करने में ही हम उसको और समझ सकते हैं। तो सवालात अगर हों तो ज़रूर पूछें, उससे हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का और हमारे साथ बात करने का और इतनी मज़े की बातें बताने का।